हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपकी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों की सीरीज शुरू की थी, जिसमें आपके संस्कृत विषय के 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, सभी के मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए थे। आज की क्लास में मैं आपके संस्कृत विषय के अति लघुत्तरीय क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जिसमें आपका सबसे पहला पेपर है 2016 का फर्स्ट पेपर। शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। हम यहाँ पर सभी शब्दों के अर्थ देख लेंगे। पहला है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र को हम क्या कहते हैं? अखबार, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूज़पेपर। तो हम इसको अखबार लिखेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर आपका कौन सा शब्द रहेगा? इंग्लिश का। नेक्स्ट है आपका अश्रु। तो अश्रु की हिंदी होती है आंसू। अश्रु की जगह आंसू आ जाएगा। न्यायालय, तो न्यायालय होता है न्याय का घर, या फिर आप यहाँ पर अदालत भी लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा न्याय का घर। श्वः, श्वः मीन्स क्या होता है? तो श्वः मीन्स होता है कल, वो भी कैसा कल? आने वाला कल। यह मीन्स हो जाएगा बीता हुआ कल, तो आने वाला कल। नेक्स्ट है पिता, पितव्यः, पितृव्यः होगा यहाँ पर, ठीक है। नीचे ऋ की मात्रा होगी, तो पितृव्यः का मतलब होता है, पितृव्यः मीन्स होता है चाचा, और पितामह मीन्स होते हैं दादाजी। तो पितामह हो जाएंगे दादा। धूमः मीन्स होता है धुआं, और द्वारम मीन्स होता है द्वार या फिर दरवाजा। तो द्वारम मीन्स लिख लीजिए दरवाजा। अगला है आपका राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद में संज्ञा शब्दों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग छांट करके लिखिए। तो आपका राम, हरि और गुरु ये हैं संज्ञा शब्द, और सर्व, तद, युष्मद, अस्मद ये हैं सर्वनाम शब्द, ठीक है। हाईलाइट कर दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाओ। तो हिमालय, सागर और राजन ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। गंगा, नदी और वधु ये तीनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। और अगला आपका फल, पुस्तक और सौंदर्य ये तीनों क्या हैं? नपुंसकलिंग शब्द हैं। उम्मीद कर रही हूँ क्लियर हो गया होगा। हिमालय, राजन और सागर ये पुल्लिंग हो गए। गंगा, नदी, वधु ये हो गए स्त्रीलिंग, और फल, पुस्तक और सौंदर्य ये हो जाएंगे नपुंसकलिंग। अगला क्वेश्चन है, राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन एवं बालक शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। तो राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है रामः। क्या होता है? रामः। और बालक शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा बालके। तृतीया बहुवचन पूछा था, क्या हो जाएगा? बाल कहे। अगला है, गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखना है। गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में। तो क्या चलता है? पठति पठता, पठन्ति, पठसि पठता, पठत। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गच्छसि, ये एक वचन हो गया। दूसरा हो जाएगा गच्छतः, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत। अगला है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रथम पुरुष के आगे मैं लिखा है, मध्यम पुरुष के आगे वह लिखा है, उत्तम पुरुष के आगे तुम लिखा है। तो प्रथम पुरुष के आगे सुमेलित करने के बाद आ जाएगा वह, मध्यम पुरुष में आता है तुम, मध्यम पुरुष के आगे आ जाएगा तुम, और उत्तम पुरुष के आगे आ जाएगा मैं। ये हो जाएंगे सुमेलित, यानी कि उत्तम पुरुष में मैं, और प्रथम पुरुष में वह, और मध्यम पुरुष में तुम। अगला है आपका 2016 का सेकेंड पेपर, और इसका पहला प्रश्न है, चिक्रोडा, मकरहा, सारिका, मराला, शस्का शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए। तो हम सभी के देख लेते हैं। यहाँ पर चिक्रोडा होती है गिलहरी, गिलहरी को बोलते हैं चिक्रोडा। ये तो थर्ड सेमेस्टर में भी आया था। जो आपके ये संस्कृत और हिंदी नाम है, ये थर्ड सेमेस्टर में भी आपको मिलेंगे। मकरहा, मकरहा होता है मगरमच्छ, या घड़ियाल भी लिख सकते हैं, तो मगर लिख देते हैं, मगरमच्छ। सारिका होती है कौन?
मैना, सारिका होती है मैना, तो सारिका के आगे हम लिख देते हैं मैना। मराला हंस को कहते हैं, हंस की संस्कृत है मराला, और शशका होता है खरगोश। ठीक है। अगला प्रश्न है, चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग करते हैं? तो चाहिए के योग में हम करते हैं विधिलिंग लकार का। किस लकार का प्रयोग करते हैं? विधिलिंग लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पितरी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो पितरी शब्द में प्रयोग हुई है हमारी सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, विभक्ति पूछी थी इसलिए हम सिर्फ विभक्ति लिखेंगे, सप्तमी का एक वचन है ये। भविष्य काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं? तो भविष्य काल को दर्शाने के लिए हम लुट लकार का प्रयोग करते हैं। किस लकार का प्रयोग करते हैं? लुट लकार का। लट लकार का करते हैं वर्तमान काल में, लोट लकार का आज्ञावाचक के लिए, विधिलिंग का चाहिए अर्थ में, और लंग लकार का भूतकाल में, और लिट लकार का तो हो ही गया भविष्य काल में। अगला प्रश्न है, 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो 19 को हम लिख सकते हैं नवदश। ठीक है, और नवदश भी लिख सकते हैं, साथ साथ एक और नाम है इसका, क्या? एकोनविंशति। तो जो चाहें आप वो दोनों ही लिख दो एग्जाम में, अच्छी बात है, और एक चाहो तो एक लिख दो। नवदश और एकोनविंशति दोनों ही 19 की संस्कृत हैं। विसर्ग, हलंत, इन सभी का ध्यान रखना आप संस्कृत में। संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए करते हैं? तो देखो, कर्ता ने, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीया करण से चतुर्थी संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति प्रयोग हो रही है हमारी? चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। अगला आपका 2017 का क्वेश्चन पेपर है और इसका पहला प्रश्न है, निम्नांकित पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो गधा की संस्कृत क्या होती है? गधा की संस्कृत होती है गर्दभा। गर्दभा। तोता की संस्कृत होती है शुकः। मछली की संस्कृत होती है मत्स्या, या मीना भी लिख सकते हो, दोनों ही सही हैं। मत्स्या लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बकरी की संस्कृत होती है अजा। यहीं अगर बकरा आ जाता तो बकरे की हम क्या लिख देते? अजह। ठीक है। अगला है, मुनिभी शब्द किस विभक्ति और वचन का है? तो मुनिभी शब्द है तृतीया विभक्ति बहुवचन का। विभक्ति वचन दोनों ही पूछे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जब भी लगा हुआ पीछे मिले तो सीधे सीधे लगा दो तृतीया का बहुवचन। अगला प्रश्न है, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन का है? बताओ, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? युष्मद का आपका शब्द रूप है, ये किस विभक्ति और वचन में आएगा? ये है किसका? चतुर्थी एक वचन का, सॉरी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का। और युष्मत हो जाता है आपका पंचमी विभक्ति का बहुवचन। यहाँ पर चेंज हो जाती हैं, दोनों में सेम नहीं चलते हैं। तो चतुर्थी बहुवचन में आपका आता है युष्मभ्यम, और पंचमी का बहुवचन भी लिख देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर बॉक्स में। पंचमी विभक्ति बहुवचन जो होता है युष्मत। दोनों को ही ध्यान रखना। अगला आपका प्रश्न है, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से वो 3 पुरुष हैं? पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। हमसे सिर्फ यहाँ पुरुष पूछे थे कितने हैं, तो 3 पुरुष हैं, और तीनों के हम नाम लिख सकते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न आया था आपका, न्यायात प्रथम प्रविचलन्ति पदम न धीरः। न्यायात प्रथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ रहेगा, न्याय के पथ पर चलते हुए जो धीर पुरुष हैं या वीर पुरुष हैं, उनके पैर न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में कि न्याय के पथ पर चलते हुए वीर पुरुषों के पैर विचलित नहीं होते हैं, या उनके कदम कभी डगमगाते या लड़खड़ाते नहीं हैं। अगला है आपका, संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो संस्कृत में हमारे 10 लकार होते हैं। कुल लकारों की संख्या लिखनी पड़ेगी, 10 लकार होते हैं। कौन कौन से लकार हैं वो मैं 10 के नाम लिख देती हूँ। और लेकिन जो माध्यमिक स्तर पर हम लोग पढ़ते हैं वो हैं 5 लकार। कौन कौन से हैं पहले वो 5 बता देते हैं आपको। लुट लकार, लट लकार, लोट लकार,
लंग लकार और आपका लास्ट क्या रहेगा, विधिलिंग लकार। इन पांचों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। इन पांचों का माध्यमिक स्तर पर हम प्रयोग करते हैं, ये पांचों पढ़े जाते हैं। इसके बाद जो आपके 5 बचे हुए हैं वो है आपका लुंग लकार, लिट लकार, लुट लकार, आशीर्लिंग लकार और रिंग लकार, ठीक है। उनके नाम आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, मैंने बोले हुए हैं, आप उनको नोट कर लो। चलो मैं ही लिख देती हूँ, वरना आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि किस तरीके से इनको लिखना है। तो पहला है आपका लुंग लकार, लुंग लकार। दूसरा है लिट लकार। तीसरा है लुट लकार। चौथा है आपका लिंग लकार। और पांचवा है आपका आशीर्लिंग, आशीर्लिंग। ये 5 रहे और ऊपर के 5 टोटल मिलके कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो टोटल लकारों की संख्या है 10 और जिनका माध्यमिक स्तर पर हम लोग पढ़ाई में करते हैं, जैसे हम लोग से अगर अनुवाद वगैरह पूछे जाएंगे या 1 to 5 की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ संस्कृत अगर विषय आ रहा है तो आपको वही 5 लकार पढ़ने पड़ेंगे। उच्च स्तर पर जाएंगे, हाई लेवल पर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर आपके आ सकते हैं बाकी के 10 लकार। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है और पहला है इसका, निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। तो जामुन की संस्कृत क्या होती है, जम्बू फलम। जामुन की संस्कृत क्या होगी, जम्बू फलम। आम की संस्कृत आम्रम या सहकारा भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ आम्रम। हलंत विसर्ग जहाँ पर भी जो आ रही है ध्यान रखना उसका। कद्दू का होता है कूसमांडा। और करेले की तो याद ही हो गई होगी, करेले और परवल की पूछी भी गई है कई बार। तो करेले की होती है कारवेलम। क्या होती करेले की, कारवेलम। नेक्स्ट है विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो विदुषा शब्द आपका जो विद्वान होता है उसी का चलता है। विदुषा की में विभक्ति और वचन कौन सा है, तो विदुषा में आपकी तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कौन से वचन का है विदुषा, तृतीया विभक्ति एक वचन का है। अगला शब्द आपको क्या दिया गया है, युष्मद् शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का रूप लिखो। तो युष्मद् शब्द का द्वितीया विभक्ति बहुवचन का जो रूप चलता है वो क्या चलेगा, वहाँ पर हो जाता है युष्मान। युष्मद् वही है, त्वम युवाम यूयम। कोशिश, सॉरी युष्मद् ही लिख दिया, युष्मान लिखना है यहाँ पर, युष्मान। कोशिश करिए 2 रूप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कौन कौन से, एक तो अस्मद के, आपके सिलेबस के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं बता देती हूँ आपको। अस्मद के अच्छे से याद कर लो, एक अस्मद का मिल सकता है और युष्मद का, इनमें से कोई एक ज़रूर मिलेगा। उसके बाद राम, हरि, लता, गुरु, इन सभी के देख लीजिए, जो फंसेंगे वो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखो। तो वृक्ष के रूप राम की तरह ही चलते हैं। तो वृक्ष का, राम का पंचमी क्या होता है, रामात, और वृक्ष का पंचमी हो जाएगा वृक्षात। बस यहाँ से एक सेंटेंस है जो आपका हर बार पूछा जाता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अर्थात उस कंडीशन में कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी। जब अलग होते हैं ना वहाँ पर पंचमी लगती है, तभी आता है वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। संस्कृत क्या बन जाएगी, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, वृक्षात पत्तों की पत्राणि और गिरने की पतंती। नेक्स्ट है आपका हित मनोहारी च दुर्लभम वचः। हित मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी कि हितकर और मनोहारी वचन, ऐसे वचन जो हितकर भी हों और मनोहारी भी हों, वो दुर्लभ हैं। संसार में दोनों चीज़ें एक साथ नहीं मिल सकती। ऐसी बातें जो हमारे हित में भी हों और हमारे मन को अच्छी भी लगें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हमारे लिए हितकारी होगी वो बातें अवश्य ही हमें कड़वी लग रही होंगी। क्लियर हो गया। अगला है आपका सेवकः स्वकार्यम अकरोत्, संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अनुवाद आपका जरूर आएगा, लघुत्तरीय में तो सीधे सीधे 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही है अनुवाद से, और बाकी का आपको 1 नंबर में भी क्वेश्चन मिल सकता है। 2 नंबर में तो 101% आएगा अनुवाद करने को। तो इसका हम अनुवाद करते हैं, सेवकः का मतलब हो जाएगा सेवक, स्वकार्यम मीन्स क्या हो जाएगा, अपना कार्य,
ठीक है। सेवक ने अपना कार्य, यहाँ पर ने और ऐड करो। सेवक ने अपना कार्य अकरोत, अकरोत आज ऐसे ही लग गया, कहाँ पहुँच जाओगे? भूतकाल में। भूतकाल यानी कि लंग लकार, आ से ही लंग लकार बन गया। अकरोत, अपठत, यानी तो यहाँ पर अकरोत, करोत मीन्स होता क्या है? किया, करना होता है ना। क्री धातु का मतलब क्या है? करना। यहाँ पर अकरोत दिया है तो करना की हम भूतकाल में हिंदी क्या बनेगी? किया। तो सेवक ने अपना कार्य किया, ये बन जाएगा इसका हिंदी में अनुवाद। सेवक की हिंदी क्या हो गई? सेवका की हिंदी हो गई सेवक। स्वकार्यम यानी कि स्व मीन्स अपना, कार्य मीन्स कार्य। और अकरोत, अकरोत यानी कि हम भूतकाल की तरफ जा रहे हैं। करोत मीन्स होता है करना, अकरोत मीन्स हो जाएगा किया। तो सेवक ने अपना कार्य किया, ये इसका अर्थ बनेगा। नेक्स्ट आपका 2019 का प्रश्न पत्र है। पहला क्वेश्चन है संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में हमारे कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग। दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है आपका नपुंसकलिंग। लिख सकते हैं नाम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, शायद आप लोग को क्लियर ना दिखे इसलिए। संस्कृत में जो लिंग हैं वो 3 लिंग हैं, जिसमें पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। अगला है लट लकार का प्रयोग किस काल में करते हैं? तो लट लकार का प्रयोग हम किस में करते हैं? वर्तमान काल में। प्रेजेंट की जब बात करते हैं वहाँ लट लकार का प्रयोग होता है। गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन लिखना है। अपठत, अपठताम, अपठन ऐसे ही तो चलता है। तो गम धातु का क्या चलेगा? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। क्या बन जाएगा यहाँ पर रूप? अगच्छन। क्लियर हो गया। अगला क्या है? संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में हमारे 3 वचन होते हैं। कौन कौन से रहेंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालिके शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन है। ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, रिपीट हो रहा है प्रश्न। तो क्या रहेगा? बालिके, जस्ट अभी आया था तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखने को आई थी, वहां पर उल्टा करके पूछ लिया है। तो बालिके शब्द में कौन सी विभक्ति है? बालिके शब्द में तृतीय विभक्ति है। और वचन कौन सा है? तो वचन हमारा बहुवचन है। कौन सा वचन है? बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवनीतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो नवनीतम मीन्स होता है माखन या फिर मक्खन, जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है ना, नवनीत, वही माखन है आपका। अगला है 2020 का क्वेश्चन पेपर। पहला आपका प्रश्न है अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन और द्विवचन का रूप लिखो। तो अस्मद का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है अहम और द्विवचन का रूप होता है आवाम। नेक्स्ट है रामा नाम शब्द रूप में विभक्ति और वचन बताइए। तो रामा नाम है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन, गलत हो गया, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्लियर। रामा नाम, जैसे ही नाम नाम देखा, ट्रिक बताई थी, पीछे नाम नाम देखना, लगा देना, षष्ठी का बहुवचन। अहम कर्ता के साथ किस पुरुष व वचन का प्रयोग होगा? तो अहम उत्तम पुरुष का है तो पुरुष हो जाएगा उत्तम। और अहम शब्द एक वचन का है तो जब क्रिया लगेगी कभी तो इसके साथ एक वचन की ही क्रिया लगेगी। उत्तम पुरुष एक वचन का। नेक्स्ट है बालिका शब्द का तृतीय विभक्ति द्विवचन और बहुवचन का रूप लिखिए। तो बालिका शब्द का तृतीय विभक्ति का मैं तीनों वचनों का रूप लिख देती हूँ। एक वचन में बनता है बालिकया, ठीक है, द्विवचन में बनता है बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम। और बहुवचन के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, क्या होती है? बालिका भी, बालिका भी। तो ये तीनों वचन का रूप हो गया। नेक्स्ट आपका है अधोलिखित शब्दों का संस्कृत में नाम लिखो। आम, अमरूद, अनार, केला। संस्कृत, तो आम की संस्कृत हो जाएगी आम्रम, जस्ट अभी ये पूछा भी गया था, आम की आम्रम हो जाएगी।
नेक्स्ट है अमरूद, तो अमरूद की आप आम्रलम लिख सकते हैं, अमरूद की आम्रलम होती है, लम, ठीक है, या बीज फलम भी लिख सकते हैं। अनार की हो जाएगी दाड़िमम, और केला की कदली फलम, और नेक्स्ट आपका कौन सा है, संतरा, तो संतरा की संस्कृत रहेगी नारंगम, लिख देते हैं यहाँ पर क्या रहेगी संस्कृत संतरे की, नारंगम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इस वाक्य का हिंदी में अर्थ क्या है, तो विद्याधनम यानी कि विद्या रूपी धन, सर्वधन यानी कि सभी धनों में, प्रधान यानी कि सर्वश्रेष्ठ होता है, तो हिंदी क्या बन जाएगी, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है यानी कि श्रेष्ठ है। नेक्स्ट 2021 का क्वेश्चन पेपर है, पहला है आपका दो पशु और दो पक्षियों के संस्कृत में नाम लिखिए, तो दो पशुओं के मैं यहाँ पर नाम लिख देती हूँ। पहला हम लिख सकते हैं सिंगा, सिंह यानी कि शेर, और दूसरा लिख सकते हैं मृगा, मृगा यानी कि हिरण, एक और लिख देते हैं गजा, गजा भी क्या है हमारा जानवर यानी कि पशु में आ जाएगा। नेक्स्ट हमें पक्षियों के नाम लिखने थे, तो पक्षियों के हम लिख सकते हैं कपोता, कपोता का मतलब होता है कबूतर। अगला आपका हो जाएगा शुकहा, शुकहा का मतलब होता है तोता, या कीराहा भी कर सकते हो, दोनों ही तोते की संस्कृत हैं। और अगला आप मयूराहा भी कर सकते हैं, ये भी पक्षियों में ही आ जाएगा। तीन तीन नाम मैंने लिख दिए। संस्कृत में पुरुष होते हैं, कितने होते हैं, तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। भविष्य काल के लिए कौन से लकार का प्रयोग करते हैं, तो भविष्य काल के लिए लृट लकार का प्रयोग करते हैं। किस लकार का, लृट लकार का। विद्या ददाति विनयम का आशय है, तो विद्या विनम्रता या विनय देती है, क्या इसका अर्थ बनेगा, विद्या विनय देती है। चारों क्वेश्चन हो गए ना। अगला है आपका मति शब्द किस विभक्ति और वचन का है, तो मति शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है, मति के रूप भी हो सके तो याद कर लेना। अब आप देख पा रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं कि किसी एक के ही हर बार रूप आ रहे हैं, तो आपको कुछ ट्रिक से करने पड़ेंगे। मति ही है आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन का। अगला है आपका गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। गम धातु का लंग लकार, लट के और लंग के रूप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि लट लकार और लंग लकार आपके सेमेस्टर में दी गई है स्पेशली, और इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप चलेगा अपठत, अपठताम, अपठन। मैंने पट के याद किए थे, उसी से मैं हमेशा बना लेती हूँ, ऐसे ही सेम आपको करना है। पट धातु के याद करो, अपने आप बन जाएंगे, बस क्री के और अच्छे से देख लेना, क्री के आपको हो सकता है मिल जाए। तो क्या बनेगा, अगच्छत, प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा अगच्छत। द्विवचन, ये ता पे हलंत है, ठीक है, ता पे जो लगी है ये हलंत है, अगक्षत, अगच्छताम, और अगच्छन। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, प्रथम पुरुष के तीनों वचन का रूप हो गया। नेक्स्ट है डीएलएड आपका जो 2022 में पेपर हुआ था वो वाला, और इसका पहला क्वेश्चन है आपका 2021 का हो गया, हाँ 2022 का है अगला। लिंग के 3 प्रकारों के नाम लिखो, तो वही आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हो जाएंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और दूसरा क्या है, नपुंसकलिंग। सॉरी 3 हो गए ना, हाँ तीनों लिख दिए मैंने, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगला है दो पशु और दो पक्षियों के नाम लिखो, तो जस्ट मैंने अभी बताए थे, सिंगा, मृगा, गजा, अजा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बदल के लिख देती हूँ। एक लिख देते हैं अजा और एक लिख देते हैं वृषभा, वृषभा यानी कि बैल हो जाएगा। पक्षियों के नाम भी लिखने थे, तो पक्षियों के भी बदल देते हैं। एक लिख देते हैं सारिका, सारिका होती है मैना, ऊपर लिख देते हैं। एक लिख देते हैं सारिका और एक लिख देते हैं काकहा यानी कि कौआ, 2 लिख दिए अलग से। फलेन शब्द में विभक्ति और वचन बताइए, तो फलेन शब्द में फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम,
तो इस तरीके से चलेगा। फलेन, रामेन ऐसे भी कर सकते हो। किस विभक्ति का है? तो फलेन शब्द है हमारा तृतीया विभक्ति का। तृतीया विभक्ति का एक वचन, वचन भी लिखना था तो तृतीया का एक वचन है फलेन। फलेन शब्द में तृतीया एक वचन है। रमा शब्द का सप्तमी बहुवचन लिखो, तो रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रहेगा रमासु। क्या रहेगा इसका बहुवचन? सप्तमी बहुवचन रमासु। नेक्स्ट है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्निबोधत, यानी कि इसका अर्थ निकलता है उठो, जागो और अच्छे लोगों की, ऐसे लोग जो विद्वान हैं, ज्ञानी पुरुष के पास जाकर उनकी संगत में ज्ञान को ग्रहण करो। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयोग होता है? तो चाहिए के अर्थ में हमारा विधिलिंग लकार प्रयोग होता है। कौन सा लकार यूज़ करते हैं चाहिए में? विधिलिंग लकार को एक बार मैं आपको फटाफट से फिर से बता देती हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला जो हमारा लकार है वो कौन सा है? लट लकार। लट लकार होता है वर्तमान काल के लिए प्रयोग। किसके लिए? वर्तमान काल के लिए। इसके बाद आता है लृट लकार, ये होता है भविष्य काल के लिए। लंग लकार भूतकाल के लिए। अब आते हैं लोट लकार पे, तो लोट लकार होता है आज्ञावाचक शब्दों के लिए। और लास्ट हो गया विधिलिंग, तो विधिलिंग होता है चाहिए के अर्थ में। आपके सभी पेपर कंप्लीट हो गए हैं 2016 से लेकर 22 तक के संस्कृत के। उम्मीद कर रही हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो आंसर्स आपको नहीं आते हैं वो यहाँ से आपको तैयार हो जाएंगे। बाकी का अगले पेपर के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।